दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्तान में। आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी पंडित नंदलाल जी से। आइए उनसे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, जो सफलता का मकाम आपने ज़िंदगी में छुआ है, आपने बहुत नाटकों में काम किया, बहुत लोगों को सिखाया है, उस सफलता के मकाम पर पहुँचने के लिए एक मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। आप उन लोगों का जिक्र करना चाहेंगे जिनकी बदौलत आप वहाँ पर पहुँचे या उनको देखकर आपने बहुत कुछ सीखा हो? देखिए, सबसे बड़ी बात जो कहूँगा, मैं सबसे बड़ा श्रेय जो दूंगा वो अपने माता पिता को दूंगा, क्योंकि मैं उस घर में पैदा हुआ जहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक जो मेरे पिताजी को बहुत प्रिय था और खुद भी गाते थे, और बल्कि उनकी एक अभिलाषा थी कि उनके 9 बेटे थे, हम 9 भाई। अच्छा। हम 2-3 तो गुजर गए, तो वो कहते थे कोई एक बेटा ऐसा हो, एक शास्त्रीय संगीत महारत पे बैठ के और क्लासिकल म्यूजिक गाए। और मैंने 2.5 साल गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली से आपने हाँ नहीं, 2.5 साल सीखा क्लासिकल म्यूजिक। उसके बाद मैं यहाँ आ गया। अच्छा। 55 यहाँ पे 52 से लेकर 54 2 मैंने सीखा, और कुछ राग रागनी मैंने सीखी। तो माता पिता को संपूर्ण श्रेय जाता है इस चीज का। तो वो जाता, और उसके बाद फिर श्रेय जाता है मेरे बड़े भाई मरहूम विनोद शर्मा जी को, उनको जाता है, क्योंकि मैं उनको खाना देने जाता था दिल्ली स्टेशन पे। अच्छा। जहाँ वो ड्रामे आर्टिस्ट थे, और तभी तो मैंने वहां जाकर तो विनोद शर्मा से बात करनी है, तो वहां की लेडी आर्टिस्ट जो कर लेंगे, किससे, कौन? मैं कहा विनोद शर्मा। अच्छा, विनोद शर्मा? मैं हाँ विनोद शर्मा। वो अंदर गई होंगी। अच्छा। भाई साहब आए, इधर आइए मेरे साथ। मैंने कहा हाँ भाई साहब, यार तुम मेरा नाम ठीक से नहीं ले सकते? मैंने कहा मैंने विनोद शर्मा कहा। विनोद शर्मा? मैंने कहा मैंने यही कहा, विनोद शर्मा। अच्छा। तो उसका मुझे मालूम नहीं था, उस वक्त वो ज्ञान नहीं। हाँ, उसके बाद जब मैंने पहली बार ऑडिशन दी ड्रामे की, तो मैं तांगे वाले मैं बना। अच्छा। कहा जाइएगा बाबूजी, आइए बैठिए सवारी पर। अच्छा। और सवारी बन गया। 4-5 आवाजों मैंने ऑडिशन दिया, मैं पास हो गया। तो मतलब विनोद जी को देख के आपको लगा कि भाई के समकक्ष ना कहीं पहुंच पाऊं, लेकिन उनके आसपास पहुंच जाऊं। बिल्कुल। और जो कुछ भी मैं आज हूँ, तो सबसे बड़ी परमपिता परमेश्वर की कृपा है, माँ बाप की कृपा। पंडित जी, आपने इतनी फिल्मों में काम किया है, इतने नाटकों में काम किया है, कोई जीवन का एक ऐसा विशेष क्षण जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि वो क्षण मुझे बहुत यादगार रहता है, वो किसी भी मायने में हो? अनगिनत क्षणों में से कोई एक क्षण। अब इसमें और एक सवाल पैदा ये होता है कि कई तरह के नाटक किए ना, अब उसमें क्या होता है, हम उसको चूज कैसे करें कि ये बेटर है या ये सबसे अच्छा है? मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने देखो क्या कॉमेडी भी की, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बने। हमें एक प्रोग्राम करते थे मुंशी जी करके। अच्छा। वो मुंशी जी हमें मिले दिल्ली में। अच्छा। जहाँ मैं खाना खाने के लिए जाता था मंथली बेसिस पे। मैंने सुना लाला यहाँ पे खाना मंथली बेसिस पे, हाँ खिलाता हूँ, 90 रुपीज पर मंथ। मैंने कहा मैं 90 रुपीज दूंगा। मैं साहब उनका खाना खाने लगा, उनका रेडियो एक बजता था। अच्छा। तो उसमें गाने बजते थे, लेकिन होता मेरे साथ क्या था कि मैं बहुत देर से पहुंचता था। अच्छा। और इसलिए वो लाला मुझे कहते थे, आइए गार्ड के डिब्बे साहब, आइए खाना परोसा है, खा लीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा यार लाला क्या बताऊं, देर हो गई मांगा, आज मैंने खीर बनाई थी। मैंने कहा लाओ फिर खीर का, अब क्या कट्टू? अच्छा। देर से आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बोलते। तो मतलब वहां से आपने जो मुंशी जी कैरेक्टर उठाया आपने, तो इतने सारे नाटकों में से आपने इतनी कला देखी है, लोगों को सिखाया भी है। रंगमंच में 50 सालों में कहीं कुछ तब्दीलियां आई हैं आपके नजरिए में? नहीं, कुछ नहीं। देखिए क्या स्वाभाविक अभिनय की तरफ लोगों का रुझान हुआ है। पहले तो बड़ा एलिब्रेट करते हैं ना, बड़ा कर, जैसे पारसी थिएटर। अच्छा। पारसी थिएटर में माइक्रोफोन वगैरह कुछ नहीं होता था, तो यू हैव टू बी लाउड। अच्छा। वोकली एंड फिजिकली आपको लाउड होना पड़ेगा, तब तो आप ऑडियंस तक पहुंचेंगे। अब जब से फिर माइक्रोफोन का सिस्टम शुरू हुआ, तब से थोड़ा फर्क पड़ा। और पहले क्या होता था, पारसी थिएटर में आप पीठ ऑडियंस को नहीं दिखा सकते। बिल्कुल। अब तो दिखा सकते हैं आप नेचुरल एक्टिंग में। तो कहीं इस रंगमंच में भी जो बदलाव आए हैं, ये कुछ पॉजिटिव भी है या कुछ नेगेटिव ही है? नहीं, देखते तो नहीं। देखिए या आप हर इंडिविजुअल को डिपेंड करता है कि आप थिएटर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है। अब तो आप ये कह सकते हैं यार, जो जरा से तैयार होते हैं एक्टर, वो सीधे भाग जाते हैं मुंबई। बिल्कुल। एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस टीवी को लोग क्या कहते थे, इडियट बॉक्स। लेकिन ये इडियट बॉक्स अब नहीं है,
ये पेइंग बॉक्स है। पेइंग इन द सेंस कि कितने लोगों को काम दे रहा है। और ये जरूर है कि देखिए आज कितने लोगों को ये टीवी काम दे रहा है, चाहे वो लेखक हो, एडिटर हो, कैमरामैन हो, है ना, आर्टिस्ट हो, कितने लोगों को काम मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ स्टेज लड़का जो थोड़ा सा स्टेज किया, उसने चलो क्यों, वो भी चाहता मैं मोटर में घूमूं, वो भी चाहता मैं सुनो फ्लैट में रहूं, वो भी चाहता मैं ये करूं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल पढ़े, वो भी चाहता है ना। पंडित जी, इतने लंबे कैरियर में आपने अपने व्यक्तित्व को अलग अलग जगह हस्तक्षेप दिए हैं, हस्ताक्षर छोड़े हैं। वहाँ पर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहे, आप स्क्रिप्ट राइटर रहे, एक प्रोड्यूसर रहे, एक डायरेक्शन रहे, एक डायरेक्टर भी रहे आप। नंदलाल शर्मा को सबसे अच्छा रूप क्या लगा अपना? देखिए नंदलाल शर्मा को तो सारे रूप अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि शिखर पे सिर्फ एक के लिए स्थान होता है तो एक रूप चुनना हो आप। देखिए एक बात मैं और एक बताऊं आपको, ये जो शिखर वाली बात आती है ना, मैं इसको भी बड़े दूसरे रूप में लेता हूँ। देखिए जब आप शिखर पे पहुंच जाते हैं ना, मान लीजिए शिखर की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं कि लीजिए साहब शिखर छू लिया ना, और ऊंचा हो जाएगा वो। लेकिन जितने ऊंचे आप जाएंगे उसकी जो गहराई वही वो उतनी गहरी होगी। और जब आप नीचे आएंगे, क्योंकि एक कहावत है, एवरी राइज हैज ए फॉल। बिल्कुल, है ना, उत्थान है तो पतन है, उसके लिए तैयार रहिए। तो जब आप इतने ज्यादा मकबूल हो जाएंगे, हर जगह तालियां पिट रही, आपको देखने के लोग इधर से अरे यार बिल्कुल, ये जब सब आप करेंगे, एक अवस्था ऐसी आएगी कि समय बहुत बड़ी चीज है। समय से कोई नहीं जीत सकता, समय सबको जीतता है। तो मतलब आपने अपने जीवन को हर रूप में संवारा ही है और हर जगह आनंद लिया है। आनंद देखो, एडजस्टमेंट, लाइफ का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट। अगर आप मैं पश्मीने की शॉल आपको गर्मी में उड़ा दूं तो आप उठा के फेंक देंगे। बिल्कुल, अरे यार पसीने आते हैं। और जब जाड़ा आता है जब आदमी कांपता है और उसका कोई कपड़ा आपको नहीं मिले तो आप कहें कोई छोटा ही मोटा मिल जाए, थोड़ा सा तो मैं ओढ़ लिया जाए, ये कर लूं। तो समय के अनुसार सब चीज है। समय आप, हाँ, लगना आपका काम है कि समय का सदुपयोग आप करते रहें। समय का सदुपयोग आप करेंगे तो आप मनचाही चीज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका पूरा मन लगा हुआ है। और मन अगर आपका विचित्र रहेगा, करूं ना करूं, अरे छोड़ यार, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। अच्छा पंडित जी, जब आप बहुत ज़्यादा मसरूफ नहीं होते हैं और आज नाटक नहीं करना है, घर पे बैठे हैं, तसल्ली से बैठे हैं, जब आप कुछ लम्हे अपने लिए जीते हैं, क्या करना पसंद करते हैं उन लम्हों में? मैं आजकल चूंकि दर्शन बहुत पढ़ता हूँ, शेख सादी मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, और ये देखिए मेरी जो ये किताबें सब रखी है ना, जितनी भी किताबें हैं ये सब अध्यात्म से जुड़ी। तो इतने लंबे सफर में आपने जो काम किया उसमें आपने अच्छे अच्छे लोगों के साथ, क्या अपने समकालीन कुछ ऐसे आर्टिस्ट या दोस्तों का जिक्र करना चाहेंगे जिनके साथ काम करके आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे सबसे जैसे लेट पिंचो कपूर, लेट अपने ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी तो मेरे साथ आर्टिस्ट थी, सुधा शर्मा थी पहले, वो तो मेरे पास आकाशवाणी में आर्टिस्ट थी वो, और मोहन महर्षि जो बाद में NSD के डायरेक्टर भी हुए। उनके सबसे पहले ऑडिशन मैंने रेडियो पे मैंने दिलवाई। वो ऑडिशन नहीं देते थे, हाँ, वो शिवपुरी के साथ आते थे, बैठते चाय पीते बातचीत करते। तो मैं कभी कभी कहता था यार तेरी आवाज़ इतनी अच्छी है तो ऑडिशन दे। अरे नहीं पंडित जी, मेरे बस का नहीं है। लेकिन फिर हमने ऑडिशन की दिलवाई, वो पास हुए और फिर उन्होंने काम किया। और चीफ की दावत भीष्म सानी का प्ले, अच्छा, हाँ, उसमें अपने रमा पांडे। चलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे इतनी अच्छी बातें की। गॉड ब्लेस, भगवान से ये प्रार्थना तुम सब जो हो प्रसन्न रहो, और मेरे सारे दर्शक जो हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहें। हंसना, बस जीवन में एक बात बता दूं कि बिन पैसे की दवा है हंसना, और हंसना है जीवन का गहना। हंसता चेहरा सबको भाए, खुद भी हंसे औरों को हंसाए, इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी पंडित नंदलाल शर्मा जी। इनसे बात की, इनके संस्मरण जाने। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए कलाकार के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, जिनकी जिंदगी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होती है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान स्वागत करता हूं आपका जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्तान में। दोस्तों, इनको तारुफ की ज़रूरत क्या है, फूल के पास से गुजरो तो महक आती है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन नाटक कला को और रंगमंच को समर्पित किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बुलंद आवाज़ के धनी और वरिष्ठ रंगकर्मी पंडित नंदलाल शर्मा जी का। हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं देखेंगे तो मेरा आपसे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो क्योंकि दर्शक हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी कार्यक्रम हो, टीवी का हो या फिल्म हो या थिएटर हो या कहीं कुछ भी हो, दर्शक और श्रोता दोनों बहुत आवश्यक होते हैं। रेडियो प्ले सुनने के लिए श्रोता और स्टेज प्ले, टीवी के प्लेज या फिल्म देखने के लिए दर्शक तो होते ही होते। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। पंडित जी, लगभग आधी सदी से आप रंगमंच से और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमें बताएं कि इस सफ़र की शुरुआत किस तरह से हुई। ऐसा था, मैं सन 55 में जब ये आकाशवाणी जयपुर की स्थापना हुई, मैं दिल्ली से आया था। बिल्कुल। और दिल्ली में मैं कैजुअल ड्रामा आर्टिस्ट था, जो कैजुअली कभी कभी बुक करते हैं ना, टेम्परेरी लेवल पर। हाँ, नाटकों में काम करता था। लेकिन मेरे बड़े भाई मरहूम विनोद शर्मा बॉम्बे में थे, वीर भारती में, वो वहाँ पे कार्य कर रहे थे और मैं 55 में यहाँ पे आ गया। अच्छा। जब अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरे पास मुझे वो बतलाया कि साहब या तो आप इंदौर चले जाइए या आप जयपुर चले जाइए। 2 ऑप्शंस रखे गए आपके सामने। हाँ, ऑप्शन। फिर मैंने सोचा इंदौर दूर पड़ेगा, जयपुर फिर भी दिल्ली के नजदीक है, क्योंकि दिल्ली हमारी ननिहाल थी। तो यूपी का जब एक नवयुवक आकाशवाणी जयपुर में आया तो कहीं उसको शुरुआती के दिनों में कुछ तकलीफ जरूर हुई होगी। नहीं, तकलीफ नहीं। जब ये स्टेशन पे उतरा था यहाँ पे, तो यार बड़ा छोटा सा स्टेशन था। अच्छा। बड़ा ग्लूमी, अंधेरा सा। मैं 23-23.5 साल की मेरी उम्र, मैंने कहा यार कहाँ फंस गए आके, ये बड़ी छोटी सी जगह है। मैंने कहा चलो अब जब आ तो गए, आ ही लगेगा। तो यहाँ मेरे पिताजी के एक रिलेशन में रहते थे। अच्छा। लालू जी का मंदिर जो है रामगंज बाजार में, वहाँ रहते थे। अच्छा। मैं सीधा वहीं जाके रुका था। अच्छा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि जो ये छोटा सा स्टेशन जो बड़ा ग्लूमी सा लग रहा है यही जमीन मेरी कर्म भूमि बनेगी। बिल्कुल। और जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत जो भी अर्जित किया वो इसी जमीन से किया, मतलब आकाशवाणी जयपुर की जमीन से। तो मैं जयपुर को तो भूल नहीं सकता ना। बिल्कुल। वो तो मेरे में तो रग रग में समाया हुआ है। और कानपुर हमारी पैदाश है। बिल्कुल। ननिहाल हमारी दिल्ली की, जहाँ की लैंग्वेज जिसको करखंदारी कहते हैं, कहाँ जा रही है भाई। बिल्कुल। अब मैं ब्रिटिश कमेटी में भी जा रही हूँ, फिल्म देख रही, बुजंती वाला की फिल्म आई हुई है प्यारी, चल रही है क्या। तो वो एक, तो हमारी माँ चूंकि दिल्ली की थी, तो वो कानपुर में रहते हुए भी, यूपी में रहते हुए भी वो अक्सर कहती थी, और उसमें दिल्ली वाले वो आता था, पुट अब क्या खावे है, क्या पीवे है, कैसे रहवे है वो, अब भगवान जाने, वो जयपुर में अकेला है। अच्छा। ऐसा वो सोचा करती। तो उनकी बोली, देखिए वही मैंने कहा था, जहाँ की पैदाइश है। बिल्कुल। वो टच आपका नहीं जाएगा। अगर आप भोपाल के रहने वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, तो आप कितने ही पढ़ लिख जाइए, लेकिन जब आप बोलेंगे तो उसके अंदर उसका एक स्वर जो है, तो वो जो लखनवी टच है, यूपी का जो एक मर्म है भाषा में, क्या वो आकाशवाणी में कहीं आपके लिए कारगर साबित हुआ? देखिए मैं बताऊँ आपको बेटा, क्या होता है, मैंने जहाँ तक समझा है बड़ों से और सीखा है, और जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, भाषा सब अच्छी है। चाहे आंचलिक भाषा हो, चाहे आपकी हिंदी हो। अब हिंदी से खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर इसको हम जब राजस्थानी बात करेंगे, भाई थारे का नाम छे, अरे भैया हमारे बड़ी खुशी हुई था से मिलके, इसमें भी एक म्यूजिकलिटी है, एक रस है। और सबसे बड़ी बात ये, आप किस भाव से उस चीज को व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो भाव सबसे बड़ी चीज है। देखिए एक बात और बताओ आपको, मैं कहूँ यार मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बिल्कुल, और एक मैं कहूँ आई लव यू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्ची, फर्क पड़ जाता है। लफ्ज वही है, बिल्कुल, भाव ने कर दिया। लफ्जों को, शब्दों को जो जीवन देता है वो देता भाव, बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं जाकी रही भावना जैसी
और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, क्योंकि अल्लाह को, गॉड को, भगवान को देखा किसी नहीं, और कोई ये नहीं कह सकता मैंने देखा है। तो जब आकाशवाणी में आपने पहली बार एज अ एंकर या एज अ टेम्परेरी अनाउंसर ज्वाइन किया जयपुर में, उसके बाद की यात्रा के बारे में हमें बताएं। वो क्या था, बच्चों का प्रोग्राम था। अच्छा। जिसमें हम कहते जय हिंद बच्चों, और बच्चों कहते जय हिंद। अच्छा। है ना, क्रिसमस का एक गीत होता था। और सबसे पहला जो प्रोग्राम मैंने किया था वो आकाशवाणी के बाहर जो प्रांगण है, जहाँ इस समय D2 रूम बना हुआ है, वो पहले खुला हुआ था, वहाँ बैठ के मैंने वो प्रोग्राम बच्चों का किया था। कि जो ख्यालात आपने आकाशवाणी में पेश किए और वहाँ से आपके रंगमंच की भी यात्रा शुरू हुई, तो नौकरी में रहते हुए रंगमंच की तरफ किस तरह झुकाव हुआ? देखिए बेटा, क्या है, आप रंगमंच पे करते हो, नाटक करते हो, रेडियो पे भी करते हैं, आप नाटक करते हैं, चाहे वो दुखांत हो, चाहे सुखांत हो, चाहे हंसी मजाक के हो, चाहे वैचारिक हो, चाहे घटना प्रधान हो, वो आप स्टेज पे भी करते हैं, है ना। तो चूंकि हमारा आकाशवाणी का क्लब एक बना हुआ था, तो उस समय जो हम लोग नाटक करते थे और भी संस्थाएं करती थी, तो जैसे रविंद्र थिएटर इस समय है या जवाहर कला केंद्र है, उस समय ऐसा कोई रंगमंच था नहीं। तो सबसे पहले हमने नाटक किया था। जी, जैसे आपने बहुत सारे नाटक किए हैं एज अ आर्टिस्ट, एज अ लेखक, एज अ डायरेक्टर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, उस मकाम के बारे में आप हमें बताएं जहाँ से आपको ये महसूस हुआ हो कि हाँ, इस रंगमंच की कला को मैं अपनी नौकरी के साथ रहकर भी साथ साथ चला सकता हूँ। वो लम्हा किस तरह आया? नहीं, वो देखिए, जब जब भी आवश्यकता हुई और जब जब भी हम लोगों को नाटक करने पड़े, एक तो मैं सबसे बड़ी बात पहले ये बता दूं, वो वक्त ऐसा था जो आर्टिस्ट आते थे ना हमारे रेडियो पे भी, उस वक्त 10 बजे 10:30 बजे पहुंच जाते थे। अगर नाटक नहीं भी है तो भी पहुंच जाते थे। अच्छा। क्यों? वो आएंगे, बैठेंगे, कैंटीन में बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे, तो बातचीत होगी, काहे की नाटक रंगमंच की बात होगी। बिल्कुल। तो हम अपने आकाशवाणी क्लब की तरफ से नाटक करते थे, दूसरे अपनी अपनी संस्थाओं से करते थे। और जब भी होता था नाटक, या नाटक का एक वो होता था, जैसे 6 दिन का 7 दिन का एक समारोह नाटकों का हो रहा है, तो उसमें आकाशवाणी क्लब अगर करता था तो वो फिर मैं करता था उससे। तो मतलब यूँ कहें कि कहीं पर भी आपकी नौकरी और आपके जो रंगमंच की जो शौक कहें या आपकी जो राह है, कभी आपस में एक दूसरे से क्लैशेस नहीं? नहीं, क्लैश की आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल, दोनों एक ही चीज थी। दोनों एक। देखिए उस समय क्या, आकाशवाणी से जो नाटक प्रसारित होते थे वो जीवंत होते थे, लाइव। अच्छा। उसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था। अच्छा। तो वो हमारा मालूम था, भाई बुधवार को शुक्रवार को होगा, संडे को वो अपनी झलकियाँ करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अपने रिहर्सल्स नाटकों के रखते थे, उसे एडजस्ट कर लेते। अच्छा, उस समय जो आर्टिस्ट भी थे ना, वो कोई एम्प्लॉयड नहीं थे, मतलब कहीं नौकरी नहीं करते थे, फ्री थे ना। अच्छा। तो वो भी अपना टाइम पूरा दे देते थे। अच्छा। अब आज का वक्त नहीं है, हालांकि आज भी लड़के नाटक करते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, नाटक जो है, जो रंगमंच है, वो एक तरीके का एरिना है, मतलब अखाड़ा। अच्छा। जहाँ आर्टिस्ट रूपी पट्टे तैयार किए जाते हैं। वो उसमें क्या होता है, जब आप परफॉर्मेंस करते हो इतनी ह्यूज ऑडियंस के सामने, तो आपका जो वो शर्मीलापन है या सकुचाहट है, पैर कांपने लगते हैं कि यार सामने ऑडियंस के यार ऐसे करने लगते हो, वो सब धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो चीज़ दूर हो जाती है। लेकिन पंडित जी, कहीं इसे रंगमंच का या नाटक कला का दुर्भाग्य नहीं कहेंगे कि जिस रंगमंच पर रहकर आदमी एक पहलवान के रूप में आपने बताया तैयार किया जाता है, वो उस अखाड़े को छोड़कर बहुत जल्द चला जाता है? उसका कारण देखिए, उसका कारण ये है कि रंगमंच आपको पैसा नहीं देता। बिल्कुल। आपको जीविका नहीं देता कि आपसे आप अपना परिवार चलाने या आप अपने आप को भी एस्टैब्लिश कर लें और आप रह लें और पूरी तरह से आप रंगमंच कोई कमिटेड हो जाए। बिल्कुल। वो पैसा नहीं देता, वो आपको निखारता है। अगर आपकी डेडिकेशन है, आपकी लगन है और पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप अच्छे कलाकार बनेंगे। ये तो पक्की बात है। आपने पूरी ईमानदारी के साथ रंगमंच को जिया है और इसी कारण ये रहा कि बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स ने आपके साथ काम किया, बड़ी बड़ी फिल्में की। आप हमें उस वक्त के बारे में हमें बताएं जब आप जयपुर की गलियों से निकलकर और बॉलीवुड के घराने तक पहुंच गए, बॉलीवुड की फिल्मों तक पहुंचे आप। क्या आजकल बॉलीवुड बड़े नाम आता है ना, जैसे हॉलीवुड तो बॉलीवुड, उनको लॉलीवुड किसी ने कह दिया। हाँ। इसको लॉलीवुड कहते हैं जयपुर को, मतलब ये तो एक वो मुहावरा पड़ गया। बिल्कुल, लोग कहते हैं। एक्चुअल क्या है, हमारे यहाँ से एक प्रोग्राम जो गुलिस्तान होता था, ये विविध भारती से भी प्रसारित होता था। अच्छा। तो विविध भारती से प्रसारित होने का मतलब ये जितने सेंटर्स हैं विविध भारती के, टेलीकास्ट सबसे होता था। बिल्कुल। तो अपने जो एक डायरेक्टर हैं फिल्म के, लेख टंडन। अच्छा। बड़े मशहूर डायरेक्टर, बड़े पुराने,
अब तो खैर बहुत नए नए लोग आ गए हैं, बहुत पुराने। राज कपूर और ले टंडन दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे डायरेक्टर केदार शर्मा के। अच्छा, है ना। तो उन्होंने ये गुणी स्टार प्रोग्राम कहीं रेडियो सुना होगा, सुना उसको, क्योंकि उस समय टीवी तो था नहीं, घर घर रेडियो बजते थे। फिर रेडियो के बाद वो ट्रांजिस्टर भी आने लगे, जो अपने लोग लेके चले जाए और सुन लें। तो वो ये प्रोग्राम उन्होंने सुना होगा, तो उन्होंने वो जो प्रोड्यूसर थे वहाँ के अपने वीर भारती के, वहाँ फ़ोन ऑन किया होगा, यार ये प्रोग्राम आता है आपके यहाँ से, उसमें एक आवाज़ आती, बड़ी नकनकी आवाज़ बोलती है। अच्छा। वो कौन है? तो उनका अच्छा। वो आर्टिस्ट तो वहाँ के हैं, अपने जयपुर के, उनकी तो रिकॉर्डिंग आती है हमारे यहाँ। अच्छा। तो कहले यार उनका पता लगाओ। अच्छा। तो अल्टीमेटली मुझे सूचना मिली, और चूँकि हम अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में, जो बड़े भाई साहब बॉम्बे रहते थे, अच्छा। तो हम बच्चों को लेकर बॉम्बे जाते थे। वहाँ उन प्रोड्यूसर का विनोद जी के पास फ़ोन आया कि वो आ गए क्या? कहने हाँ नंदू आ गया। अच्छा। बड़े भाई साहब मुझे नंदू कहते थे। तो साहब मुझे बुलाया गया, लेडी से मिलवाया गया। अच्छा। देखो ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, ये ग्रामोफोन कंपनी जो होती है उसमें वहाँ आप जो है म्यूजिशियन हैं। अच्छा। और आप रिकॉर्डिंग करते हैं, ये आपको कैरेक्टर बताया गया। कैरेक्टर है, लेकिन आप शशि कपूर जी आते हैं, तो वो शॉर्ट था, वो आते मेरे से कुछ बात करते, तो मैं बीच में उसको रोक के ऐसे पान की पिचकारी मारता हूँ वॉश बेसिन पर, और फिर मुंह साफ कर कहता, हाँ भाई अब आप ये बताइए, ये गाना आपको गाना है। अच्छा। मैं आपको मुखड़ा बताता हूँ, सुन लीजिए इसे और फिर जरा गुनगुनाइए। अच्छा। तो गुनगुनाया, तो ये शॉर्ट हो गया। तो जैसे आपने आकाशवाणी में काम किया, फिर रंगमंच पे काम किया, फिर आपने फिल्मों में काम किया, पंडित नंदलाल शर्मा जी को सबसे अच्छा कहाँ महसूस हुआ? आनंद की अनुभूति सबसे ज्यादा कहाँ हुई? आनंद की अनुभूति तो सब जगह है, अगर आप मन लगा के कर रहे हैं। देखिए मीडिया का फर्क होता है ना, कि भाई अब चूंकि ये कैमरा है ना, अगर आप मैं बहुत ज्यादा गर्दन उधर ले जाऊंगा तो आउट ऑफ फ्रेम हो जाऊंगा। स्टेज पे क्या है, चूंकि बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ना। अच्छा। उसमें आपका एक पैर इधर से उधर भी हो गया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और स्टेज क्योंकि मैग्नीफाई है ना, आपको लाउड आपके एक्सप्रेशन होंगे, आपके बॉडी का मूवमेंट भी लाउड होगा, सब कुछ लाउड होता है। और ये मिनिमाइज है, ये कैमरे वाला, ये अपने माइक्रोफोन वाला, ये मिनिमाइज है। तो इसमें आपको उसी तरह से उतना अगर आप लाउड करेंगे बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और पंडित जी से जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं के बारे में। लेते हैं एक ब्रेक।